नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने DDC के बारे में पढ़ा था, यानी डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। आज की इस हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे UDC के बारे में, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। इसे हिंदी में सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। UDC का निर्माण 1895 में ब्रुसेल्स में संपन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो UDC है, इसका निर्माण हुआ था 1895 में, यानी 1895 में। कहाँ पर हुआ था? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसके परिणाम स्वरूप ही UDC का निर्माण हुआ था। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में IIB भी कहते हैं। UDC का निर्माण IIB की दो कर्मचारियों, जो कि बेल्जियम के निवासी थे, हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट ने किया था। जो UDC है, इसका निर्माण IIB यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के दो कर्मचारियों, हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट ने किया था। जो UDC है, इसका निर्माण तो 1895 में हो गया था, लेकिन UDC को प्रकाशित 1905 में किया गया था। जो UDC है, ये DDC के 5वें संस्करण पर आधारित है। जो DDC का 5वां संस्करण है, उस पर ही UDC आधारित है। UDC ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण है। जो UDC है, ये पहली एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण है। अब हम UDC के संस्करणों के बारे में देख लेते हैं। ये कब आए थे, ये किस लैंग्वेज में आए थे और इनका टाइटल क्या था, इन सब के बारे में देख लेते हैं। UDC के अब तक कुल 7 संस्करण आ चुके हैं। कितने संस्करण आ चुके हैं UDC के? 7। उनमें से 4 तो संपूर्ण हैं और 3 संक्षिप्त संस्करण हैं। मतलब 4 तो संपूर्ण संस्करण है और 3 संक्षिप्त संस्करण हैं। जो UDC है, इसका पहला संस्करण आया था 1905 में। इसका निर्माण तो 1895 में ही चालू हो गया था, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था 1905 में। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज, और इसका टाइटल था मैनुअल द रेपोर्टियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। जो UDC है, इसका पहला संस्करण आया था 1905 में। किस लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। और इसका जो टाइटल था वो था मैनुअल द रेपोर्टियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। और जो UDC है, इसका सेकंड संस्करण आया था 1927 से 1933 के बीच में, और इसकी लैंग्वेज भी थी फ्रेंच लैंग्वेज, और इसका नाम था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। कब आया था इसका संस्करण? 1927 से 1933 के बीच में, और किस लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। और किस नाम से आया था? क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो लगती इंग्लिश जैसे ही है, लेकिन थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। UDC का तीसरा संस्करण आया था 1934 में, और किस लैंग्वेज में आया था? जर्मन लैंग्वेज में। और किस टाइटल में आया था? डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो तीसरा संस्करण था वो 1934 को आया था। किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में। और इसका टाइटल क्या था? डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है UDC का चौथा संस्करण, जो कि 1943 में यानी 1943 में आया था। और किस लैंग्वेज में आया था? इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। और इसका टाइटल क्या था? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो UDC है, इसका चौथा संस्करण आया था 1943 में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और टाइटल था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इस संस्करण के बाद से ही इसके जितने भी जो संस्करण आए थे, संक्षिप्त संस्करण, ये सारे इंग्लिश में ही आए थे। इसका जो संक्षिप्त पहला संस्करण था वो आया था 1948 में। ये आया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और जो इसका सेकंड संक्षिप्त संस्करण था वो आया था 1957 के अंदर, और ये आया था इंग्लिश लैंग्वेज में।
और इसका जो तीसरा संक्षिप्त संस्करण था यह आया था 1961 में या 1961 में, और ये भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आया था। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसका संस्करण कब आया था। इसका पहला संस्करण आया था 1905 में फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, और इसका टाइटल था मैनुअल द रेपोर्टेयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इसका सेकंड संस्करण 1927 से 1933 के बीच में आया था, और इसकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, और इसका टाइटल था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। इसका तीसरा संस्करण आया था 1934 के अंदर जर्मन लैंग्वेज के अंदर, और इसका टाइटल था डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका चौथा संस्करण आया था 1943 में, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया था, और इसका टाइटल था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का पहला संक्षिप्त संस्करण आया था 1948 के अंदर, और वो आया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इसका जो दूसरा संक्षिप्त संस्करण था वो आया था 1957 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसका तीसरा संक्षिप्त संस्करण आया था 1961 में, और ये भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आया था। अब हम यूडीसी के मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इसको मैनेजमेंट कौन करता है। प्रारंभ से 1992 तक एफआईडी द्वारा यूडीसी का मैनेजमेंट किया जाता था। एफआईडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके द्वारा ही 1992 तक यूडीसी का मैनेजमेंट किया जाता था। फिर 1 जनवरी 1992 से यूडीसीसी द्वारा यूडीसी का कार्यभार संभाला गया। यूडीसीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। इसके द्वारा यूडीसी का कार्यभार संभाला गया 1992 से। प्रारंभ से 1992 तक एफआईडी की कामकाजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज थी। मतलब जो यूडीसी है इसकी प्रारंभ से 1992 तक तो इसकी कामकाजी भाषा कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज थी। लेकिन जब से यूडीसीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम ने कार्यभार संभाला, तब से ही इंग्लिश ही इसकी कामकाजी भाषा बन गई। मतलब जो 1992 है उसके बाद से यूडीसी की कामकाजी भाषा कौन सी है? इंग्लिश। इसी के अंदर इसका सारे कार्यभार होता है। यूडीसी का प्रयोग एक स्टैंडर्ड स्विचिंग लैंग्वेज के रूप में भी होता है। अलग अलग वर्गीकरण प्रणालियों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन भाषाओं को एक दूसरे में बदलने के लिए यूडीसी का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी अत्यधिक लचीली वर्गीकरण प्रणाली है। यूडीसी को इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि ज्ञान के नए क्षेत्रों को आसानी से शामिल किया जा सकता है। जो यूडीसी है इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जो नया ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है उसको आसानी से इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं यूडीसी की संरचना के बारे में। यूडीसी का निर्माण 2 भागों में हुआ है। इसका पहले भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टमेटिक टेबल जिसके अंदर मेन टेबल है, और दूसरा है ऑक्सिलरी टेबल, और दूसरा भाग है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। जो पहला भाग है इसको 2 भागों में बांटा गया था, सिस्टमेटिक टेबल और ऑक्सिलरी टेबल। इसमें ऑक्सिलरी टेबल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉमन ऑक्सिलरीज और दूसरा है स्पेशल ऑक्सिलरीज। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूडीसी का पहला भाग। यूडीसी के पहले भाग को विकसित या फिर इसे प्रकाशित कब किया गया था? 1985 के अंदर। यूडीसी के प्रथम भाग में संपूर्ण ज्ञान जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर हमने पहला तो पढ़ा था सिस्टमेटिक टेबल्स और दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सिलरीज टेबल्स। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक टेबल्स। सिस्टमेटिक टेबल में डेसिमल नोटेशन का उपयोग करके सभी मानव ज्ञान को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यूडीसी में सिस्टमेटिक टेबल्स को शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां तथा मेन टेबल्स भी कहा जाता है। मेन टेबल्स यानी मेन क्लास, यानी जो यूडीसी है इसके सिस्टमेटिक टेबल्स के अंदर हमारी 10 मेन क्लास है। इनको दर्शाने के लिए 0 से लेकर 9 तक
के अंकों का प्रयोग किया गया है। और जो ये सिस्टमेटिक टेबल्स हैं इन्हीं को शेड्यूल्स और मेन टेबल्स भी कहते हैं। यूडीसी में डीडीसी की तरह ही डेकाकोटोमी का प्रयोग किया गया है। डेकाकोटोमी यानी मेन क्लास को 10 भागों में बांटना, फिर उन 10 भागों को आगे 10-10 भागों में बांटना। यूडीसी में चौथे वर्ग को खाली रखा गया है। मतलब जो हमने डीडीसी है इसके अंदर हमने मेन क्लास को 0 से लेकर 9 तक के अंकों में रखा है। इसमें जो चौथा अंक है इसको हमने खाली छोड़ा है भविष्य के लिए ना। अब हम आगे हमारी मेन टेबल्स यानी 10 मेन क्लास देख लेते हैं। यूडीसी की हमारी पहली मेन क्लास है 0। इसके अंदर हमने जनरलिटीज़ को रखा है। जनरलिटीज़ के अंदर साइंस एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिकेशंस को रखा है। इसकी हमारी दूसरी मेन क्लास है 1। इसके अंदर फिलोसफी एंड साइकोलॉजी को रखा गया है। यूडीसी की हमारी तीसरी मेन क्लास है 2। इसके अंदर रिलीजन एंड थियोलॉजी को रखा है। यूडीसी की हमारी चौथी मेन क्लास है 3। इसके अंदर सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ और गवर्नमेंट को रखा है। हमारी पांचवी मेन क्लास है 4। इसको हमने खाली छोड़ा गया है। इसमें भविष्य में जो नए मेन क्लास उत्पन्न होती है उसको इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर हमारी छठी मेन क्लास है 5। इसके अंदर मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस को रखा गया है। इसके अंदर हमारी सातवीं मेन क्लास है 6। इसके अंदर अप्लाइड साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है। इसके बाद हमारी आठवीं मेन क्लास है 7। इसके अंदर आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स को रखा गया है। इसके बाद हमारी 9वीं मेन क्लास है 8। इसके अंदर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर को रखा गया है। इसके बाद हमारी 10वीं मेन क्लास है 9। इसके अंदर जियोग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री को रखा गया है। तो इस तरह से हमारी 10 मेन क्लास होगी। इसके अंदर हम फिर से एक बार हमारी 10 मेन क्लास देख लेते हैं। पहली है 0। इसके अंदर जनरलिटीज़ को रखा गया है। दूसरी है 1। इसके अंदर फिलोसफी एंड साइकोलॉजी को रखा गया है। तीसरी है 2। इसके अंदर रिलीजन एंड थियोलॉजी को रखा गया है। इसके बाद हमारी चौथी मेन क्लास है 3। इसके अंदर सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड गवर्नमेंट को रखा गया है। इसके बाद हमारी पांचवी मेन क्लास है 4। इसको खाली छोड़ा गया है। इसके बाद हमारी छठी मेन क्लास है 5। इसके अंदर मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस को रखा गया है। इसके बाद हमारी सातवीं मेन क्लास है 6। इसके अंदर अप्लाइड साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है। इसके बाद हमारी आठवीं मेन क्लास है 7। इसके अंदर आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स को रखा गया है। इसके बाद हमारी 9वीं मेन क्लास है 8। इसके अंदर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर को रखा गया है। इसके बाद हमारी 10वीं मेन क्लास है 9। इसके अंदर जियोग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री को रखा गया है। ये हमारी यूडीसी की 10 मेन क्लास हो गई हैं। अब हम आगे देखते हैं। यूडीसी में 10 मेन क्लास को आगे 10 भागों में तथा इन 10 भागों को आगे 10 भागों में बांटा गया है, जिसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न तथा थर्ड डिवीज़न कहा गया है। जो डीडीसी थी उसके अंदर 10 मेन क्लास थी। उनमें से हर एक मेन क्लास को 10 भागों में बांटा गया। फिर उन जितने भी वो भाग बने यानी 100, उन 100 भागों को आगे 10 भागों में बांटा गया। मतलब जो एक भाग हो गया उसको 10 भागों में, ऐसे ही जो 100 भाग हो गए उनको आगे 10 भागों में बांटा गया था। वैसे ही यूडीसी के अंदर 10 मेन क्लास हैं, इनको आगे 10-10 भागों में बांटा गया है। हर एक मेन क्लास को 10 भागों में बांटा गया है। फिर जितने भी वो भाग बने 100, उनको आगे 10-10 भागों में बांटा गया है। और जो पहला 10 मेन क्लास होगी इनको तो फर्स्ट डिवीज़न कहा गया। फिर जो 100 भाग हो गए उनको सेकंड डिवीज़न कहा गया। और फिर जो आगे जितने भी भाग बने उनको थर्ड डिवीज़न कहा गया है। यूडीसी में भी यही कहा गया और डीडीसी में भी यही कहा गया है। यूडीसी के पहले भाग को 2 भागों में बांटा गया था। पहला सिस्टमेटिक टेबल्स, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑक्सिलरी टेबल्स।
ऑक्सिलरी टेबल्स को 1988 में प्रकाशित किया गया था। यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग ही इसके स्वरूप को डीडीसी से अलग करता है। इसी कारण इसे फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का दर्जा मिला। जो यूडीसी है इसमें ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग ही इसको डीडीसी से अलग करता है, यानी डीडीसी है इसके अंदर ऑक्सिलरी टेबल्स नहीं थी, यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स हैं जो कि इसको डीडीसी से अलग करती हैं। और जो यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग हुआ है इसी कारण से इसको फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का दर्जा मिला है। यूडीसी में दो तरह की ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किया गया है। पहला है कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और दूसरा है स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स। यूडीसी की दोनों तरह की ऑक्सिलरी टेबल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स को। जो यूडीसी की कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स हैं इनको आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है कॉमन ऑक्सिलरी साइंस और दूसरा है कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीज़न। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन ऑक्सिलरी साइंस के बारे में। इन चिन्हों का उपयोग दो संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है जिससे दो विषयों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध व्यक्त होते हैं। मतलब जो कॉमन ऑक्सिलरी साइंस है इनका प्रयोग दो संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है जिससे दो विषयों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध व्यक्त होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। अब हम यूडीसी में जितने भी कॉमन ऑक्सिलरी साइन है उनको देख लेते हैं। इसके लिए हम इस टेबल का प्रयोग करेंगे। इसमें एक तरफ तो हमने नोटेशन यानी सिंबल्स दे रखे हैं, एक तरफ इन सिंबल्स का नाम दे रखा है और एक तरफ इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और एक तरफ इनका टेबल दे रखी है कि किस टेबल में है। पहला नोटेशन है हमारा प्लस साइन। ये जो प्लस साइन है ये कोऑर्डिनेशन और एडिशन को दर्शाता है और ये किस टेबल में है, टेबल 1A के अंदर। हमारा दूसरा नोटेशन है ओब्लिक स्ट्रोक। ये कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन को दर्शाता है और ये किस टेबल में है, टेबल 1A के अंदर। हमारा तीसरा नोटेशन है कोलन और ये सिंपल रिलेशन को दर्शाता है और ये किस टेबल में है, टेबल 1B के अंदर है। नेक्स्ट नोटेशन है डबल कॉलन। ये ऑर्डर फिक्सिंग को दर्शाता है और ये किस टेबल के अंदर है, टेबल 1B के अंदर। नेक्स्ट सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये सब ग्रुपिंग को दर्शाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये सब ग्रुपिंग को दर्शाता है और ये किस टेबल के अंदर है, टेबल 1B के अंदर। और हमारा नेक्स्ट सिंबल है एस्टरिस्क। इसे हम स्टार भी कहते हैं। इसका प्रयोग इंट्रोड्यूस नॉन यूडीसी नोटेशन, मतलब जहाँ पर भी नॉन यूडीसी नोटेशन को दर्शाने के लिए, नहीं जो यूडीसी के अंकन नहीं होते हैं उनको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये टेबल 1H के अंदर है। नेक्स्ट नोटेशन है अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर Z तक। ये डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन को दर्शाता है और ये टेबल 1H के अंदर है। ये सारे हमारे कॉमन ऑक्सिलरी साइंस हैं। इसे एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला हमारा नोटेशन है प्लस साइन। ये कोऑर्डिनेशन और एडिशन को दर्शाता है और ये टेबल 1A के अंदर है। दूसरा हमारा साइन है ओब्लिक स्ट्रोक। ये कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन को दर्शाता है और ये टेबल 1A के अंदर है। तीसरा सिंबल हमारा कोलन। ये सिंपल रिलेशन को दर्शाता है और ये टेबल 1B के अंदर है। और चौथा हमारा सिंबल है डबल कोलन। ये ऑर्डर फिक्सिंग को दर्शाता है और ये टेबल 1B के अंदर है। हमारा पांचवा सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये सब ग्रुपिंग को दर्शाता है और ये टेबल 1B के अंदर है। इसके बाद है एस्टरिस्क। ये इंट्रोड्यूस नॉन यूडीसी नोटेशन, यानी नॉन यूडीसी नोटेशन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये टेबल 1H के अंदर है।
इसके बाद है अल्फ़ाबेट्स, यानी ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स। ये डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन को दर्शाता है और ये टेबल 1H के अंदर है। ये सारे साइंस हमारे हो गए कॉमन ऑक्सिलरी साइन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीज़न। जो कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीज़न है इसे कॉमन ऑक्सिलरी नंबर्स भी कहते हैं। कॉमन ऑक्सिलरी नंबर्स का उपयोग आवर्ती विशेषताओं या अवधारणाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो वर्गीकरण योजना के भीतर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू हो सकती हैं। जो कॉमन ऑक्सिलरी नंबर्स हैं इसका उपयोग आवर्ती विशेषताओं या फिर अवधारणाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो आवर्ती विशेषता या फिर अवधारणा है ये वर्गीकरण योजना के भीतर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू हो सकती है। इन सामान्य सहायक शब्दों को किसी विशिष्ट विषय के वर्गीकरण संख्या के अंत में अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब ये जो कॉमन ऑक्सिलरी नंबर्स हैं इनका प्रयोग किसी विशिष्ट विषय के वर्गीकरण संख्या के अंत में अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये टेबल दे रखी है, इसमें एक तरफ तो नोटेशन है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है और एक तरफ दे रखा है कि किस टेबल के अंदर है। तो सबसे पहला नोटेशन है बराबर का साइन और 3 डॉट। ये कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेज को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये टेबल 1C के अंदर है। दूसरा नोटेशन है ब्रैकेट में 0 फिर 3 डॉट। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ फॉर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है और ये टेबल 1D के अंदर है। तीसरा नोटेशन है ब्रैकेट में 1 से लेकर 9 तक डिजिट। इन डिजिट का प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है और ये टेबल 1E के अंदर है। नेक्स्ट नोटेशन है ब्रैकेट के अंदर बराबर का साइन फिर 3 डॉट। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री, एथनिक ग्रुप एंड नेशनलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है और ये टेबल 1F के अंदर है। जो पहला हमारा नोटेशन था ये भी बराबर और 3 डॉट थे, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर नहीं थे। जी ये वाला है ये ब्रैकेट के अंदर बराबर फिर 3 डॉट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नोटेशन है कोटेशन मार्क के अंदर 3 डॉट। कोटेशन मार्क यानी अवतरण चिन्ह। इसके अंदर कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, फिर ब्रैकेट के अंदर है टेबल 1G हेल्प्स टू मेक मिनट डिवीजन ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल है कोटेशन मार्क के अंदर 1993 से लेकर 1996 तक। तो यहाँ पर टाइम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कोटेशन मार्क का। और ये आप इसकी टेबल किसके अंदर है, ये टेबल 1G के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट नोटेशन है -0 फिर 3 डॉट। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स, रिलेशंस, प्रोसेस एंड पर्सन्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये टेबल 1K के अंदर है। फिर नेक्स्ट नोटेशन है -02। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए किया जाता है और ये टेबल 1K के अंदर है। फिर नेक्स्ट नोटेशन है -03। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ मटेरियल्स के लिए किया जाता है और इसकी टेबल है टेबल 1K। इसके बाद नेक्स्ट नोटेशन है -04। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रिलेशंस, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस के लिए किया जाता है और ये टेबल 1K के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट नोटेशन है -05। इसका प्रयोग कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्रोसेस एंड
पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये टेबल 1K के अंदर है। यहाँ तक हमने कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीज़न के जितने भी नोटेशन थे उन सब के बारे में देख लिया है, वो किस टेबल में थे, उनके चिन्ह देख लिए, वो किस के लिए यूज़ आते हैं, वो सब देख लिया हमने। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल के बारे में। इससे पहले हमने कॉमन ऑक्सिलरी टेबल देखी थी, अब हम देखेंगे स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। यूडीसी में वह क्लास जिसमें टेबल्स होती हैं उसे स्पेशल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये आवर्ती पहलुओं यानी रिकरेंट एस्पेक्ट्स को व्यक्त करता है, परंतु सीमित विषय वस्तु के दायरे में। मतलब ये आवर्ती पहलुओं यानी रिकरेंट एस्पेक्ट्स को व्यक्त तो करता है, परंतु वह सीमित विषय वस्तु के दायरे में होने चाहिए। ये स्थानीय स्तर पर बार बार होने वाली विशेषताएं हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी व्यापक प्रयोज्यता यानी एक्सटेंसिव एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जो ये स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स हैं, ये स्थानीय स्तर पर बार बार प्रयुक्त होने वाली विशेषताएं हैं, जिसका अर्थ है कि ये व्यापक प्रयोज्यता नहीं है, मतलब इनका एक्सटेंसिव एप्लीकेबिलिटी नहीं है इनकी। इनमें से अधिकांश स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स गणनात्मक होते हैं यानी एनुमरेटिव होते हैं। स्पेशल ऑक्सिलरी नंबर्स को इस प्रकार पहचाना जा सकता है कि वे सभी इन 3 स्पेसिफिक सिंबल्स यानी संकेतकों में से किसी एक से शुरू होते हैं। मतलब जितने भी स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स हैं यानी या फिर नंबर्स हैं, उनको इस प्रकार से पहचाना जा सकता है कि वो सब इन 3 सिंबल से शुरू होते हैं। और वो पहला सिंबल है डॉट फिर जीरो, जिसे पॉइंट नोट भी कहते हैं, और दूसरा है हाइपन, और तीसरा चिन्ह है एपोस्ट्रोफी। इन तीनों डिजिट से ही ये शुरू होते हैं, या फिर इन तीनों ही सिंबल से ये शुरू होते हैं। पहला तो है डॉट जीरो यानी पॉइंट नोट, और दूसरा है हाइपन, और तीसरा है एपोस्ट्रोफी। इन तीनों सिंबल से ही ये स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल शुरू होगी। अब हम यूडीसी का दूसरा भाग देखते हैं, जो कि है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, जिसे वर्णानुक्रम विषय अनुक्रमणिका भी कहते हैं। वर्णानुक्रमिक विषय अनुक्रमणिका यूडीसी का दूसरा भाग है, जिसे 1988 में यानी 1988 में प्रकाशित किया गया था। जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, ये यूडीसी का दूसरा भाग है, और इसे 1988 में यानी 1988 में प्रकाशित किया गया था। और ये एक सहायक उपकरण है जो 70,000 से अधिक विशिष्ट प्रविष्टियों यानी स्पेशल एंट्रीज को वर्णमाला यानी ए से लेकर जेड के अनुसार व्यवस्थित करता है। जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, ये एक सहायक उपकरण है जो 70,000 से अधिक विशिष्ट प्रविष्टि यानी जो स्पेशल एंट्रीज होती हैं उनको वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेटिकली यानी ए से लेकर जेड के अनुसार व्यवस्थित करता है। ये यूज़र्स को उनके मुख्य तालिकाओं में तेज़ी से खोजने में सक्षम बनाता है, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड एडिशन के वॉल्यूम 2 में उपलब्ध होता है। जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, ये यूज़र्स को उनके मेन टेबल्स में तेज़ी से खोजने में सक्षम बनाता है, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड एडिशन के वॉल्यूम 2 में उपलब्ध होता है। ये कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स है, जिसे प्रथम भाग के सिस्टमेटिक टेबल से लिया गया है। अर्थात जो ये अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, ये एक प्रकार से कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स है, जिसे पहले भाग के सिस्टमेटिक टेबल से लिया गया है। इसके अंदर इंडेक्स में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन वर्ड बाय वर्ड होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकली होता है। यहाँ हमने अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स यानी यूडीसी का दूसरा भाग भी कंप्लीट कर लिया है। ये 1988 में यानी 1988 में प्रकाशित हुआ था। ये डीडीसी का दूसरा भाग था, जिसे 1988 में प्रकाशित किया गया था। ये एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो 70,000 से अधिक स्पेशल एंट्रीज को वर्णक्रम में यानी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है, और ये यूज़र्स को उनके मेन टेबल में तेज़ी से खोजने में मदद करता है, जो कि उनके स्टैंडर्ड एडिशन के वॉल्यूम 2 में उपलब्ध होता है। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, ये कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स होते हैं, जिसे
यूडीसी के सिस्टमेटिक टेबल से लिया गया है और ये इंडेक्स में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन वर्ड बाय वर्ड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल डिवीजन के बारे में। पैरेलल डिवीजन को हिंदी में समानांतर विभाजन भी कहते हैं। पैरेलल डिवीजन ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक मुख्य वर्ग के उप विभाजन का उपयोग दूसरे संबंधित वर्ग के उप विभाजन के लिए किया जाता है, जिससे समान संरचना और अर्थ प्राप्त होता है। जो पैरेलल डिवीजन है ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक मेन क्लास के सब डिवीजन का उपयोग दूसरे मेन क्लास के सब डिवीजन के लिए किया जाता है, जिससे समान संरचना और अर्थ प्राप्त होता है हमें। जब दो विषयों के विभिन्न उप विषय समान पैटर्न का पालन करते हैं तो उन्हें समानांतर रूप से विभाजित किया जा सकता है। अर्थात जब दो विषयों के विभिन्न उप विषय मतलब कोई विषय है उसके उप विषय समान पैटर्न का पालन करते हैं तब जाकर हम पैरेलल डिवीजन का प्रयोग कर सकते हैं। जो पैरेलल डिवीजन है ये संरचनात्मक समानता बनाए रखते हुए समान अवधारणाओं के लिए अनुक्रमणिक विकास यानी पैरेलल डेवलपमेंट या समान उपखंड यानी कॉमन सब डिवीजन को लागू करके विषयों को वर्गीकृत करने की एक सुसंगत और एक बहुआयामी प्रणाली है। यानी जो समानांतर विभाजन है ये संरचनात्मक समानता बनाए रखते हुए समान अवधारणाओं के लिए एक पैरेलल डेवलपमेंट या फिर कॉमन सब डिवीजन को लागू करके विषय को वर्गीकृत करने की एक सुसंगत और बहुआयामी प्रणाली है ये। अब हम देखते हैं कि यूडीसी का प्रकाशन और देखरेख कौन करता है। प्रारंभ में यूडीसी की देखरेख आईआईबी द्वारा की जाती थी। फिर 1937 से यूडीसी की देखरेख एफआईडी द्वारा की जा रही है। फिर 2002 में एफआईडी का विघटन हो गया था और अब वर्तमान में यूडीसी की देखरेख और प्रकाशन यूडीसी कंसोर्टियम द्वारा किया जा रहा है। जब यूडीसी प्रारंभ हुई तब से इसकी देखरेख कौन कर रहा था? आईआईबी। और कब तक? 1937 तक। फिर 1937 से 2002 तक एफआईडी द्वारा इसकी देखरेख की गई। फिर उसके बाद एफआईडी बंद हो गया। उसके बाद से इसकी देखरेख कौन कर रहा है? यूडीसी कंसोर्टियम द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है और यूडीसी कंसोर्टियम द्वारा ही इसे प्रकाशित किया जाता है। अब हम यूडीसी कंसोर्टियम के बारे में देख लेते हैं। यूडीसी कंसोर्टियम की स्थापना 1991 या 1992 में हुई थी। कई जगह पर 1991 मिलता है और कई जगहों पर 1992 भी मिलता है। तो इसकी स्थापना तो 1991 में हो चुकी थी, लेकिन इसका कार्य 1992 में प्रारंभ हुआ था। और यूडीसी कंसोर्टियम का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हेग जगह है, कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये 1992 से ही यूडीसी की देखरेख या प्रबंधन कर रहा है। जो यूडीसी कंसोर्टियम है ये 1992 से ही यूडीसी की देखरेख कर रहा है और इसका प्रबंधन भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है इसका ना। यूडीसी कंसोर्टियम एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूडीसी प्रणाली के रखरखाव, विकास, वितरण और कॉपीराइट का प्रबंधन करता है। जो यूडीसी कंसोर्टियम है ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूडीसी के रखरखाव, विकास, वितरण और कॉपीराइट का प्रबंधन करता है। यानी वर्तमान में यूडीसी का कॉपीराइट किसके पास है? यूडीसी कंसोर्टियम के पास इसका कॉपीराइट है ना। ये यूडीसी एमआरएफ यानी मास्टर रेफरेंस फाइल को अधिकृत, अद्यतन और व्यवस्थित रखने का कार्य करता है। जो यूडीसी कंसोर्टियम है ये यूडीसी एमआरएफ यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मास्टर रेफरेंस फाइल को अधिकृत, अद्यतन यानी अपडेट करता है और उसको व्यवस्थित करने का कार्य भी कौन करता है? यूडीसी कंसोर्टियम। अब हम यूडीसी एमआरएफ के बारे में देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मास्टर रेफरेंस फाइल। इसकी स्थापना 1992 में 60,000 प्रविष्टियों के डेटाबेस के रूप में हुई थी। मतलब जो यूडीसी मास्टर रेफरेंस फाइल है इसकी स्थापना 1992 में 60,000 एंट्रीज के एक डेटाबेस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूडीसी का अंतिम और ऑथराइज्ड संस्करण है।
जो UDC-MRF है, ये UDC का अंतिम और ऑथराइज्ड संस्करण है। आगे UDC-MRF डेटाबेस में UDC शेड्यूल्स के साथ साथ प्रशासन, रखरखाव, संग्रह, UDC संस्करण, उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। यानी जो UDC-MRF डेटाबेस है, इसके अंदर UDC शेड्यूल्स के साथ साथ प्रशासन भी है UDC का रखरखाव भी है, UDC का संग्रह भी है, UDC के संस्करण का उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक रिकॉर्ड भी इसी में शामिल है UDC-MRF डेटाबेस के अंदर ना। आगे देखते हैं, इसकी मुख्य कामकाजी भाषा इंग्लिश है। मैंने आपको बताया ही था कि जब से UDC कंसोर्टियम ने इसका कार्यभार संभाला है, तब से ही UDC की मुख्य कामकाजी भाषा क्या हो गई है, इंग्लिश। आगे देखते हैं, इसे 1993 में प्रकाशित किया गया था। जो UDC-MRF है, इसकी स्थापना तो 1992 में ही हो चुकी थी, परंतु इसे प्रकाशित 1993 में किया गया था। जो UDC-MRF डेटाबेस है, इसे 1993 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं, UDC-MRF हर साल अपडेट होता है UDC कंसोर्टियम द्वारा। जो UDC कंसोर्टियम है, ये UDC-MRF को हर साल अपडेट करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं UDC-IME यानी UDC इंटरनेशनल मीडियम एडिशन के बारे में। इसका पूरा नाम है UDC इंटरनेशनल मीडियम एडिशन BS 1000M:1985। ये इसका पूरा नाम था। ये जो इंटरनेशनल मीडियम एडिशन है, ये 1985 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग तो था सिस्टमेटिक टेबल, जो कि 1985 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु जो इसका दूसरा भाग था, ये अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ये 1988 में प्रकाशित हुआ था। यानी इसके 3 साल बाद प्रकाशित हुआ था। पहले भाग के 3 साल बाद प्रकाशित हुआ था ये दूसरा भाग। और UDC इंटरनेशनल मीडियम एडिशन के प्रकाशक कौन थे? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में BSIB कहते हैं। यहाँ हमने इसको UDC इंटरनेशनल मीडियम एडिशन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इंटरनेशनल मीडियम एडिशन का पूरा नाम क्या था? BS 1000M:1985। और ये 1985 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग तो था सिस्टमेटिक टेबल, जो कि 1985 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग था अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ये 1988 में प्रकाशित हुआ था। और इंटरनेशनल मीडियम एडिशन के प्रकाशक कौन थे? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं P नोट्स के बारे में। P नोट्स का उपयोग मुख्य रूप से UDC की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में किए जाने वाले संशोधनों या परिवर्तनों का प्रस्ताव करने के लिए किया जाता है। जो P नोट्स हैं, इसका उपयोग UDC की अनुसूचियों यानी जो UDC की शेड्यूल्स हैं, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें संशोधन और परिवर्तनों का प्रस्ताव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये P नोट्स नए एंट्रीज पर टिप्पणियों और संशोधन के लिए जारी किए जाते हैं, जिन्हें बाद में अंतिम रूप देकर शामिल किया जाता है। जो P नोट्स होते हैं, इनका प्रयोग नए एंट्रीज पर टिप्पणियों और संशोधन के लिए जारी किए जाते हैं। ये जो P नोट्स हैं, इन्हें प्रारंभ में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, इन्हें बाद में अंतिम रूप देकर इनको शामिल किया जाता है। जो P नोट्स हैं, इनका प्रयोग मुख्य रूप से UDC में शेड्यूल्स के लिए जो संशोधन होते हैं और परिवर्तनों को प्रस्ताव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये P नोट्स को नए एंट्रीज पर टिप्पणियों और संशोधन के लिए जारी किए जाते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, UDC में नए उभरते विषय क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए गैप डिवाइस का प्रयोग किया गया है। जो UDC है, इसमें नए उभरते विषय क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए गैप डिवाइस को प्रयोग में लाया गया है। यानी UDC के अंदर गैप डिवाइस का प्रयोग किस लिए लाया गया है? नए उभरते विषय क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ पर हमने UDC के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है। आज हमने इसमें सबसे पहले इसके एडिशन के बारे में देखे, इनके हमने इसके 7 एडिशन देखे थे, जिनमें से 4 तो संपूर्ण एडिशन थे और 3 संक्षिप्त संस्करण थे। इसका पहला एडिशन आया था 1905 में, ये फ्रेंच भाषा में आया था और मेलविल
द रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल टाइटल से आया था। दूसरा एडिशन 1927 से 1933 के बीच में फ्रेंच लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल नाम से आया था। इसका तीसरा एडिशन 1934 में जर्मन लैंग्वेज के अंदर डेसिमल क्लासिफिकेशन नाम से आया था। इसका चौथा एडिशन 1943 में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन टाइटल से आया था। इसका पहला संक्षिप्त संस्करण 1948 में इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। इसका दूसरा संक्षिप्त संस्करण 1957 में इंग्लिश लैंग्वेज में और तीसरा संक्षिप्त संस्करण 1961 में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया था। इसके बाद हमने यूडीसी की संरचना के बारे में देखा। यूडीसी की संरचना 2 भागों में हुई थी। इसमें पहले भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में था सिस्टमेटिक टेबल, जिसे मेन टेबल भी कहते हैं। दूसरा भाग था ऑक्सिलरी टेबल। ऑक्सिलरी टेबल्स को भी 2 भागों में बांटा गया था, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और स्पेशल ऑक्सिलरीज टेबल्स। फिर जो यूडीसी का दूसरा भाग कौन सा था, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। इन सब के बारे में हमने एक एक जानकारी पढ़ ली थी। इनके नोटेशन देख लिए थे हमने, सिंबल्स देख लिए थे, उनके डिस्क्रिप्शन देख लिए थे और वो किस टेबल में है वो भी हमने देख लिया था यहाँ पे। इसके बाद हमने पैरेलल डिवीज़न के बारे में भी देखा था। यूडीसी का प्रकाशन और उसके देखरेख के बारे में पढ़ा हमने। यूडीसी कंसोर्टियम के बारे में पढ़ा हमने। यूडीसी मास्टर रेफरेंस फाइल के बारे में पढ़ा हमने। और हमने आखिरी में पढ़ा था यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम एडिशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने पी नोट्स के बारे में भी यहाँ पर देखा हमने। तो हमने यूडीसी की हर एक जानकारी यहाँ पर देख ली है। इससे बार आपका यूडीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों वो यहाँ से तैयारी कर सकें और वो निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं आपके लिए हर एक टॉपिक के लिए जितने भी लाइब्रेरियन के टॉपिक हैं वो सारे आपके लिए बिल्कुल मुफ्त डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। आप केवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं, बिहार लाइब्रेरियन की, या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन की, या फिर कोई भी स्टेट लाइब्रेरियन की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।